हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सैम्पल पेपर। चलिए शुरू करते हैं। सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर हैं 2025-26 के लिए वो रिलीज़ कर दिए हैं। आज हम हिंदी का आपका जो पाठ्यक्रम ए यानी कि कोर्स ए का सैम्पल पेपर रहने वाला है, जिसका कोड है 002 क्लास 10th का आज हम सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरह से इस बार आपका क्लास 10th का बोर्ड का पेपर रहने वाला है और किस तरह से हम उसको जो आपका पेपर है और जो आपका सैम्पल पेपर है वो होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, हमें यहाँ पर दिखता है हिंदी पाठ्यक्रम आ, जिसका कोड 002 है। प्रतिदर्श पत्र कक्षा 10वीं 2025-26। ठीक है। समय जो है आपको 3 घंटे का समय पेपर के लिए दिया जाता है, जो कि 80 नंबर का आपका पेपर होता है। अब यहाँ पर हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको पेपर के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि इस प्रश्न पत्र में हम देखेंगे कि 4 खंड हमें दिए गए हैं इस बार, क, ख, ग और घ। इस प्रश्न पत्र में 15 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न जो हैं अनिवार्य हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। 15 क्वेश्चंस आपके इस क्वेश्चन पेपर में या सैम्पल पेपर में रहने वाले हैं। और उसके बाद प्रश्न पत्र में कुछ आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं, यानी कि क्वेश्चंस में चॉइस दी गई है क्वेश्चंस के अंदर। उसमें से आपको कोई 1, 2 या जितनी भी जिस हिसाब से चॉइस दी गई है उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें बताया गया है कि प्रश्नों के उत्तर दिए गए उनके निर्देश के पालन करते हुए ही हमें लिखने हैं। जिस तरह से हमें क्वेश्चन बताया गया है या क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहा गया है पेपर में, उसी तरह से हमें पेपर के जो आंसर्स हैं वो करने हैं। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहले आता है खंड क अपठित बोध, जिसमें कि हमारे पास 2 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है। 2 क्वेश्चंस हमारे पास रहने वाले हैं जो कि होंगे आपके अनसीन पैसेज के, यानी कि अपठित गद्यांश के आपके गद्यांश और अपठित पद्यांश के आपके जो ये 2 क्वेश्चंस हैं वो होने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो हमारा गद्यांश का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि 7 नंबर के होंगे। और ये जो आपका खंड का है ये 14 नंबर का आपका होने वाला है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है। ठीक है। यहाँ पर हमें गद्यांश दिया गया है और हमें इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो गद्यांश या पद्यांश को पहले ही पढ़ने लग जाते हैं और उसे पूरा पढ़ते हैं। तो प्लीज़ बच्चों ऐसा मत करो, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो टाइम है वो वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले आप उसके दिए हुए क्वेश्चंस को पढ़ो और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो कि आखिर वो कहना क्या चाहता है या वो क्या आंसर आपसे मांग रहा है। जैसे कि अब हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का जो का हम करेंगे गद्यांश का, उपयुक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है। यानी कि बस इसमें हमें सिंपल सा पूछा है कि यहाँ पर आपको ये जो गद्यांश दिया गया है इतना बड़ा, ये किस चीज़ पर दिया गया है या किस चीज़ पर आधारित है। तो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन पता चल गया है, हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है। और इन 4 ऑप्शंस में से हमें गद्यांश में से आंसर ढूंढना है। तो हमें यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति, जीवन शैली और खान पान में मोटे अनाजों मिलेट्स का विशेष स्थान रहा है। ये विशिष्ट अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं, क्योंकि कम पानी और संसाधन के बीच ये विकसित हो जाते हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि भारत सरकार के सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने के लिए मिली, मोटे अनाज, मिलेट्स। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर दोबारा इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि ये
स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, लाभदायक होते हैं, पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं। ये कम पानी और बहुत कम संसाधन से भी अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो भारत सरकार है उसने सुझाव दिया है 2023 में कि इसको जो मोटा अनाज वर्ष है 2023 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में उन्होंने घोषित किया है, जिसका उद्देश्य जो है मोटे अनाज को लेकर जागरूकता फैलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने कई बार, हमें सिर्फ इतनी ही सेंटेंस में आप देखेंगे कि हमें 3-4 बार मोटे अनाज के बारे में बोला गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो आपका पैसेज है ये मोटे अनाज के ऊपर हो सकता है। जैसे कि उसके बाद आप यहाँ पर इसको भी पढ़ेंगे जब नीचे, तो यहाँ आप मोटे अनाज के बारे में फिर से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप फिर से मोटे अनाज के बारे में देखेंगे, उसके बाद आप फिर से देखेंगे, और ऐसे ही करते करते हमें कई बार मोटे अनाज के बारे में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर हमें एक दिक्कत हो सकती है, बहुत सारे बच्चे क्या हैं लास्ट में इस लाइन को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कि भारत में कुपोषण की समस्या खेदजनक है। ये उन्होंने लिखी है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। लास्ट में ये लाइन दी है, बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं और लास्ट की लाइन को पढ़कर सोचेंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है, कुपोषण हो सकता है, जो आपको यहाँ पहली लाइन में दिया भी गया है कि कुपोषण की समस्या पर, मोटे अनाज के महत्व पर, संतुलित आहार के महत्व पर या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर। तो हम देखेंगे कि हमें सबसे ज़्यादा इसमें क्या बताया गया है, मोटे अनाज के महत्व के बारे में बताया गया है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो मोटे अनाज के महत्व पर, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो रहने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मोटे अनाज के महत्व पर। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन, जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सेकंड, मोटे अनाज के महत्व पर रहेगा। ठीक है, सेकंड पर हम आते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कर लिखिए। हमें यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है, 2 कारण हैं, कथन है कि मोटे अनाज बाकी अनाजों से पोषण के मामले में श्रेष्ठ होते हैं। तो ये क्या है, होते हैं। ठीक है, ये सही है। कारण है मोटे अनाजों में अनेक पोषकीय और औषधीय खूबियाँ होती हैं। तो भाई कोई भी चीज़ है अगर वो बहुत ज़्यादा पोषण रखती है, उसके पास बहुत ज़्यादा पोषण है और वो उस मामले में श्रेष्ठ है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें पोषकीय तत्व होंगे, औषधीय खूबियाँ भी होंगी, इसीलिए वो श्रेष्ठ है। तो कथन जो है, कारण मतलब सही दोनों है, और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी रहेगा, थर्ड रहेगा, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। गा है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष का उद्देश्य है। यहाँ पर हमें उचित विकल्प का चयन करना है। ठीक है, मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना, मोटे अनाज के प्रति जागरूकता फैलाना, मोटे अनाज को मुख्य फसल घोषित करना, या मोटे अनाज की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाना। तो यहाँ पर क्यों किया गया है, इसे हम अगर पैसेज में पढ़ेंगे तो शायद हमें इसका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अब बड़ी क्लास में आएंगे, पैसेज में आपको सारे आंसर लाइन टू लाइन नहीं मिलेंगे जैसे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासेस में मिल जाते थे। अब जो है आपको बस उस पैसेज को समझना होगा और उसके बेस पर आंसर देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि मोटे जो अनाज हैं उनको 23 मतलब कि 2023 वर्ष को भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया था, जिसका उद्देश्य मोटे अनाज को लेकर एक जागरूकता फैलाना और उसका जो उत्पादन है वो बढ़ सके, उसके सेवन में एक बढ़ाव हो सके, इसलिए उसको क्या किया गया था, उस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। तो हमें उसका उद्देश्य पूछा है, तो यहाँ पर हमें उसका उद्देश्य क्या मिलेगा कि एक तो उसका उत्पादन बढ़ाना, हमने अभी पढ़ा, और उसकी प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट जो है इसका कथन 1 और 2 सही है।
यहाँ पर कथन 1 और जो 2 है हमारा वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन घ जो है, आज मोटे अनाज अपने किन गुणों के कारण लोकप्रिय हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि वो किन गुणों के कारण लोकप्रिय हो रहे हैं। यहाँ पर जब हम इसका आंसर जब हम इस पैसेज में देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिखेगा कि सबसे पहले हमने जब यहाँ पर लाइन पढ़ी थी तो हमारे लिए यहाँ पर अनाज ये जो है हमारे लिए लाभदायक हैं, ठीक है। ये एक लाइन बन सकती है आपकी, एक पॉइंट बन सकता है, और उसके साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये जो है पोषकीय होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। अनाज, गेहूँ, धान की अपेक्षा में इनमें प्रोटीन और संतुलित जो अमीनो अम्ल है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बाकी अनाजों के मामले में ये पोषण के मामले में श्रेष्ठ हैं। और इसी तरह से आपको इसमें 3-4 जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। मोटे अनाज की जो लोकप्रियता है कि वो क्यों लोकप्रिय हुए, ठीक है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, जैव रासायनिक अनुसंधान और चिकित्सा संबंधी अध्ययन के कारण इससे जो लोग हैं वो परिचित हुए हैं, लोगों ने इनको जाना है, पहचाना है, जिसकी वजह से लोग इसे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। मोटे अनाज के अनेक स्वास्थ्य लाभ हैं और जो मोटे अनाज हैं वो बाकी अनाजों के मामले में पोषण में जो है श्रेष्ठ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, आपको इतने सारे नहीं लिखने होते हैं। मैंने आपको यहाँ पर 5 पॉइंट बताए हैं, बाकी आपको लिखने 2 या 3 हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप 3 लिख दीजिए जिससे कि टीचर को थोड़ा सा आइडिया हो कि हाँ भाई बच्चे को पता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कुपोषण की समस्या के समाधान में मोटे अनाजों की क्या भूमिका हो सकती है। तो यहाँ पर हमने जो कि मोटे अनाज के की मतलब क्या भूमिका है कुपोषण में या कुपोषण को कम करने में, वो किस तरह से जो है मदद करता है, ठीक है। तो ऐसी ही सब चीज़ें हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा पोषकीय तत्व उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे देखेंगे कि पोषकीय और औषधीय गुणों की जानकारी जो है लोगों को पता चली है। तो मतलब कि उसमें क्या है, पोषकीय और औषधीय गुण हैं। जैव रासायनिक अनुसंधान, चिकित्सा संबंधी अध्ययन जो हैं उसकी वजह से लोगों को इसके बारे में पता चला है। आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न होने वाले रोगों में जो मोटे अनाज हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों की मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। गेहूं और धान की अपेक्षा में प्रोटीन और जो संतुलित अमीनो अम्ल है वो इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दूसरे अनाजों के मामले में श्रेष्ठ होते हैं। और आहार संबंधी रेशे, गुणवत्तापूर्ण वसा, महत्वपूर्ण खनिज, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बहुत ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। मोटे अनाज जो हैं उनमें पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े हुए इतने फ़ायदे होते हैं और उन फ़ायदों के बावजूद भी आज लोग जो हैं इनका सेवन बहुत ज़्यादा कम करते हैं क्योंकि लोगों के बारे में इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर है, यहाँ पर हमने इसके 5 पॉइंट्स दिए हैं कि कुपोषण की समस्या के समाधान में मोटे अनाजों की अहम भूमिका होती है, ठीक है। मोटे अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक हैं। मोटे अनाज में बाकी अनाजों की अपेक्षा क्या है, अधिक पोषण पाए जाते हैं। मोटे अनाज में गेहूँ और धान की अपेक्षा प्रोटीन और संतुलित अमीनो अम्ल जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मोटे अनाज आहार संबंधी रेशे, गुणवत्तापूर्ण वसा और महत्वपूर्ण खनिज जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक तथा बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों के समृद्ध स्रोत होते हैं। पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े इनके अनेक फायदे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं, आप इनमें से कोई तीन जो है बस वो लिख सकते हैं। बाकी कुछ जो हैं बिल्कुल हमने पैसेज से लिए हैं और कुछ हमने पैसेज को समझकर अपने आप से कुछ थोड़ा सा बनाए हैं। उसके बाद हमारा जो 5th क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है सेकंड, इसके हमारे 5 क्वेश्चन थे। ये जो हैं 2 हमारे 2-2 नंबर के थे लास्ट के और बाकी
3 जो थे वो 1-1 नंबर के थे। टोटल 7 नंबर का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहने वाला है। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भी हमारा 7 नंबर का रहने वाला है, जिसमें हमें एक काव्यांश दिया गया है। ठीक है, काव्यांश पद्यांश एक ही बात है। काव्यांश हमें दिया गया है। गुलाब का फूल है हमारा पढ़ा लिखा, ये वाला हमारा पद्यांश है। और इस काव्यांश में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है कि प्रस्तुत कविता में किस भाव की प्रधानता है। अब हमने अभी जो काव्यांश है वो नहीं पढ़ा है, अब हम काव्यांश पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। गुलाब का फूल है हमारा पढ़ा लिखा, मैंने उसे काफ़ी उलट पुलट कर देखा है, मुझे तो वह ऐसा ही दिखा। सबसे बड़ा सबूत उसके गुलाब होने का ये है कि वो गांव में जाकर बसने के लिए तैयार क्या है, नहीं है। गांव में जो उसकी प्रदर्शनी है वो कौन कराएगा, वहाँ पर वो अपनी शोभा से किसको प्रश्न करेगा। ठीक है, और वो फूलने के बाद किसी फसल में थोड़े ही बदल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमें ये जो काव्यांश है वो दिखाया गया है। अब हमें यहाँ पर हमने इतना ही पढ़ा है तो वो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को शायद पता भी चल गया होगा। प्रस्तुत कविता में किस भाव की प्रधानता है, तो यहाँ पर जो कवि हैं वो व्यंग्य करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं वो व्यंग्य करते हुए कहते हैं जो शहर के जो पढ़े लिखे लोग हैं कि वो शहरों में रह गए हैं, गांव की जो चीज़ें हैं उन्हें पसंद नहीं आ रही हैं, क्योंकि गांव में उनके मतलब के लिए काम नहीं है। ठीक है, उनके मतलब का काम नहीं है, तो इसलिए वो व्यंग्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हास्य, प्राकृतिक सौंदर्य, व्यंग्य और आक्रोश। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहने वाला है वो हमारा रहेगा का तीसरा ऑप्शन जो है व्यंग्य। ठीक है, खा है गुलाब किसका प्रतीक है, तो गुलाब जो है यहाँ पर शहर के पढ़े लिखे नौजवानों का, शहर के वातावरण का, शहर की ज़िंदगी का या शहर की सुविधाओं का। तो यहाँ पर जो शहर के पढ़े लिखे नौजवानों का, ये जो इसका आंसर है वो बिल्कुल सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है। नेक्स्ट है गा। यहाँ पर हमें कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कथन, बुरा नहीं मानना चाहिए इस गुलाब वृत्ति का, वह बचपन से शहर में ही पला बड़ा है। यानी कि यहाँ पर जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि हमें जो शहर के लोग हैं, या क्योंकि जो शहर के लोग हैं, कभी कहते हैं कि शहर के लोग गांव में आकर बसना नहीं चाहते हैं क्योंकि गांव में उनके लिए कोई काम नहीं है और शहर में वो अपने मतलब से रह रहे हैं क्योंकि शहर में उनको काम मिल रहा है। तो हमें इस चीज़ का बुरा नहीं मानना चाहिए। गुलाब जो है वो शहर के लोगों को कहते हैं, या शहर के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो युवा पीढ़ी है हम जैसी, उनको कहते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो बचपन से ही शहर में पला बड़ा है, तो हमें उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा, कथन गलत है किंतु कारण सही है, ये नहीं होगा, क्योंकि कारण जो कथन है हमारा वो भी सही है कि हमें बुरा नहीं मानना चाहिए इस गुलाब वृत्ति का, यानी कि पढ़े लिखे नौजवान लोगों का, और उसे बचपन से ही वो शहर में पला बढ़ा है तो उसे उसी की आदत है। तो ये दोनों क्या हैं, सही हैं। और कथन सही है, कारण जो है वो कथन की एकदम सही व्याख्या है। तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट हमारा है घा। गुलाब गांव में जाकर बसने के लिए तैयार क्यों नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, अभी जैसे हमने पैसेज में पढ़ा कि जो गुलाब है वो शहर में जाकर गांव में जाकर रहने के लिए तैयार क्यों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें कुछ मिलती जुलती सी पंक्ति यहाँ पर दी गई है कि सबसे बड़ा सबूत उसके गुलाब होने का यह है कि वह गांव में जाकर बसने के लिए तैयार नहीं है। क्या नहीं है, तैयार नहीं है। गांव में उसकी प्रदर्शनी कौन कराएगा। ठीक है, यानी कि उसके काम को कौन देखेगा। वो जो काम करेगा वो शहर में लोग देखेंगे, शहर वालों को उसका जो काम है वो पसंद है, उनको उस काम को करने के लिए वो चाहिए, लेकिन गांव में उसके काम को वो जो काम कर रहा है उस काम को
करने के लिए कोई नहीं है या देखने के लिए कोई नहीं है, ठीक है, तो प्रदर्शनी कौन कराएगा और वहाँ वो अपनी शोभा की प्रशंसा किससे कराएगा। यानी कि जो वो काम कर रहा है उसकी तारीफ करने वाला गांव में कोई नहीं है, केवल शहर में है और इसलिए वो शहर में रहना चाहता है। अब यहाँ पर हम जो इसका आंसर है घा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गुलाब जो है गांव में जाकर बसने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ उसके प्रशंसक नहीं है, वहाँ उसकी उपयोगिता नहीं है, उस यानी कि वो जो काम कर रहा है वहाँ पर गांव में उसकी ज़रूरत नहीं है और वहाँ शहर की तरह उसके अनुकूल एक वातावरण नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ड, ठीक है, कविता के आधार पर लिखिए कि किसान को किस तरह के फूल भाते हैं और क्यों। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे, अभी हमने जहाँ पर पैसेज पढ़ा कि वह फूलने के बाद किसी फसल में थोड़े ही बदल जाता है, यानी कि कवि क्या कहना चाहते हैं, जो किसान है उसको कैसा फूल चाहिए जो फसल में बदल जाए, क्योंकि फसल से क्या होगा, उस फसल को बेचेगा या उससे और ज़्यादा फसल बनाएगा तो उससे उसे क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे, या उसका जो रोज़गार है वो क्या है, वही है फसल का, ठीक है। मूर्ख किसान को फूलने के बाद जो फसल देने वाला है वो ही भाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हमें मिल गया है कि किसान को किस तरह के फूल भाते हैं और क्यों भाते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो ये रहा कि किसान को फूलने के बाद जो फसल देने वाले फूल हैं वो अच्छे लगते हैं और किसान जो है उसको फसल या जीविका देने वाले जो फूल हैं वो भाते हैं। फसल देने वाले जो बीज हैं वो किसान की जीविका का साधन है और वही किसान को पसंद है, ठीक है। यानी कि जो फूल बीज देकर फसल दे सके किसान को क्या पसंद है, वही फूल पसंद हैं जो उसे फसल दे सके। तो यहाँ पर जो हमारा खंड का है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद खंड खा व्यवहारिक व्याकरण जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और तो खंड खा को कवर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और नेक्स्ट वीडियो खंड को हम जब सॉल्व करेंगे तो उसको देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।